दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्लामी हिस्ट्री के सबसे मशहूर किरदार और अक्सर भारत के न्यूज़ चैनल्स का मुद्दा बनने वाले सिपा सालार यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। दोस्तों इनकी गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिन्हें आज के दौर में भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जालिम और कायर बताते हुए हमेशा इन्हें बुराई के साथ याद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें इस्लामी इतिहास का योद्धा भी मानते हैं और उनका ये मानना है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी न सिर्फ बहादुर और होशियार थे बल्कि रहमदिल भी थे। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इनके बारे में बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी वो ये तो मानते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हद से ज़्यादा होशियार और बहादुर थे, लेकिन ये भी मानते हैं कि ये सख्त मिजाज और जालिम किस्म के इंसान थे। दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वजह से ही आज से लगभग 800 साल पहले भारत में मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ हुआ था। दोस्तों इन्होंने भारत के सबसे बहादुर माने जाने वाले राजा यानी पृथ्वीराज चौहान से तराइन की सबसे मशहूर जंग भी लड़ी थी। तो दोस्तों आज हम आपको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सन 1149 में अफगानिस्तान के गौर इलाके में पैदा हुए थे और उनका असली नाम महाजुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया के दूसरे हुक्मरान थे। सैफुद्दीन गौरी के इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन गौरी के भाई गियासुद्दीन गौरी सल्तनत गौरिया के तख्त पर बैठे और उन्होंने सन 1173 में गजनी को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी के तख्त पर बैठाया। गियासुद्दीन ने इस दौरान हेरात और बलख में ही फतह हासिल की और हेरात को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने भाई का नायब था, लेकिन उसने गजनी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और मौजूदा पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके हिस्ट्री में अपना नाम पैदा कर लिया। अपने भाई के इंतकाल के बाद वो पूरी गौरी सल्तनत के हुक्मरान बन गए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौजी कार्रवाई मौजूदा पाकिस्तान के इलाके से शुरू हुई थी और वो दरा खैबर के रास्ते से नहीं बल्कि दरा गौमल से पाकिस्तान में दाखिल हुए। उन्होंने सबसे पहले मुल्तान और ऊँच पर हमले किए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सन 1175 में मुल्तान और ऊँच दोनों को फतह हासिल कर लिया। फिर उसके बाद सन 1179 में पेशावर को ही फतह हासिल कर लिया और उसके बाद सन 1182 में दीबल को ही फतह कर लिया। इस तरह उन्होंने गौरी सल्तनत को अपने दौर में बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लाहौर और उसके आसपास का इलाका उस वक्त गजनबी ख़ानदान के कब्ज़े में था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सन 1186 में लाहौर पर हमला कर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया और गजनबी ख़ानदान की पूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद वो भटिंडा की तरफ बढ़े और वहाँ पर भी अपने कामयाब के झंडे गाड़ दिए। उस वक्त दिल्ली और अजमेर राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्ज़े में था। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला कि शहाबुद्दीन गौरी ने भटिंडा फतह हासिल कर लिया है, तो वह बड़ी तादाद में लगभग 2 लाख की फ़ौज के साथ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से लड़ने के लिए निकले। आखिरकार इन दोनों फ़ौजों का आमना सामना 1191 में हरियाणा का एक इलाका कि जिसे उस दौर में तराइन के नाम से जाना जाता था उसमें हुआ और फिर दोनों सेनाओं के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। ये लड़ाई काफ़ी वक्त तक चली, लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना ने शहाबुद्दीन गौरी की सेना को शिकस्त दी। शहाबुद्दीन गौरी के जो अपनी फ़ौज के बिल्कुल बीच में लड़ाई कर रहा था उसे पृथ्वीराज चौहान के भाई ने देख लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने शहाबुद्दीन गौरी के करीब जाकर अपनी तलवार के ज़रिए से शहाबुद्दीन गौरी पर एक ऐसा वार किया कि जिस वार को शहाबुद्दीन गौरी बर्दाश्त नहीं कर पाया और घायल होते अपने घोड़े से नीचे गिर गया। शहाबुद्दीन गौरी के नीचे गिरते ही उसकी फ़ौज को ये लगा कि हमारे सरदार यानी शहाबुद्दीन गौरी की मौत हो गई है और ये देखते ही शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज ने जंग छोड़कर भागने का फ़ैसला कर लिया और फ़ौज के भागते ही पृथ्वीराज चौहान को फतह हासिल हो गई और उसकी फ़ौज ये समझकर वापस हो गई कि शहाबुद्दीन गौरी मर चुका है। लेकिन दोस्तों शहाबुद्दीन गौरी तो अभी सिर्फ ज़ख्मी था और जब उनके एक सिपाही ने अपने सरदार शहाबुद्दीन गौरी को ज़ख्मी हालत में देखा तो वो अपने सरदार शहाबुद्दीन गौरी को ज़ख्मी हालत में अफ़गानिस्तान वापस ले गया, जहाँ शहाबुद्दीन गौरी का बहुत अच्छी तरीके से इलाज किया गया। इस जंग को हारने के बाद शहाबुद्दीन गौरी को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने 1 साल तक हर तरह की तकलीफ़ को सहते हुए बहुत बेचैनी से ज़िंदगी गुजारी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर वालों से ही बात करना बंद कर दी। आखिरकार उसने अपने तमाम जर्नलों को ये हुक्म दिया कि वो बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करें। लगातार 1 साल तक तैयारी करने के बाद 1,20,000 सिपाहियों की एक बड़ी फ़ौज के साथ 1192 में पृथ्वीराज चौहान से पिछली हार का बदला लेने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों शहाबुद्दीन गौरी की ये भी ख्वाहिश थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को उसी जगह पर हराए कि जहाँ पर उसे हरा गया था। इसलिए वो अपनी पूरी फ़ौज को लेकर तराइन के उसी मैदान में पहुँचा कि जहाँ उसकी पहली जंग हुई थी। उधर जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो उसने भी भारत के 250 राजाओं की मदद से 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज तैयार कर ली और लगभग 2 से 3 हज़ार तक जंग करने वाले हाथी भी जमा कर लिए और फिर जंग के लिए रवाना हो गए। आखिरकार 1192 में दोनों राजाओं की सेना एक बार फिर से
उसी तरह इनके मैदान में आमने सामने थी कि जिसमें एक बार पहले भी हो चुकी थी। जंग से सिर्फ एक दिन पहले राजा पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तरफ एक खत रवाना किया। इस खत में लिखा था कि शहाबुद्दीन, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो कम से कम अपने गरीब सिपाहियों पर रहम करो। अगर तुम अपने सिपाहियों को लेकर गजनी वापस लौट जाओगे तो हम तुम्हारी जान को बख्शे देंगे और पीछा नहीं करेंगे। लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने करारा जवाब देते हुए वापस खत में लिखा कि पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि मैं अपनी सल्तनत का खुद सुल्तान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी फ़ौज का सिपा सालार हूँ और मेरी सल्तनत का सुल्तान मेरा बड़ा भाई गयासुद्दीन है। इसलिए मैं तुमसे सुलह करने से पहले अपने भाई की इजाज़त लूँगा, उसके बाद तुमको जवाब दूँगा। और अगले दिन दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। एक बार फिर तराइन की जंग हुई। पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज के मुकाबले में शहाबुद्दीन गौरी की 1,20,000 वाली फ़ौज बराबर थी। जंग सूरज निकलने से पहले शुरू हुई। जंग शुरू होने से पहले तेज़ी और तंदुरुस्ती शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज ने दिखाई और राजपूतों में बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना के कदम डगमगाने लगे थे। शाम होने से पहले जंग का नतीजा सामने आ चुका था और शहाबुद्दीन गौरी को फतह हासिल हुई और पृथ्वीराज चौहान की फ़ौज घबराकर भागने लगी थी। पृथ्वीराज चौहान जो खुद एक हाथी पर सवार होकर लड़ रहा था, उसने जब अपनी फ़ौज को भागते हुए देखा तो वो भी अपने हाथी से उतर गया। लेकिन हाथी से उतरते ही फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कैद में पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद में नहीं बल्कि खुद उसकी सल्तनत की राजधानी यानी अजमेर में लाकर कत्ल किया गया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में बहुत लोग अलग अलग राय रखते हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के बाद दिल्ली के साथ साथ अजमेर को भी फतह कर लिया और उनके सिपा सालार मलक मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी ने आगे चलकर बिहार और बंगाल को भी फतह कर लिया। इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर 1206 में पंजाब में बगावत शुरू हुई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फ़ौरन पंजाब के लिए रवाना हुए। फिर वहाँ पहुँचकर बगावत को ख़त्म करके वापस जा रहे थे कि रास्ते में दरिया झेलम के किनारे उन पर कुछ दुश्मनों ने हमला किया और ये हमला जानलेवा साबित हुआ और ये हिंदुस्तान के इतिहास से एक नई सल्तनत कायम करके इस दुनिया से चले गए। और उनके इन कारनामों से दुनिया आज भी इन्हें सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। और उनके इंतकाल के बाद उनकी सल्तनत उनके गुलामों में ही बांट दी गई थी। भारत के जीते हुए तमाम इलाके शहाबुद्दीन गौरी के उस गुलाम के हाथों में आए कि जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक कि जो न सिर्फ हमारे भारत देश के पहले मुस्लिम सुल्तान थे बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उस कुतुब मीनार की भी बुनियाद रखवाई थी कि जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है।